गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में 28 जून पे हम पहुंच चुके हैं और आज 10 नए एरियाज़ को कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और यहाँ पर जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें कुछ इस तरीके से रहेंगे। हम लोग एनुअल ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, ओरांग नेशनल पार्क, रोहिंग्या, मेंटल हेल्थ एंड एक टेम्पल को लेकर भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देन यहाँ से आगे बढ़ते हुए प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में जानेंगे, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ऑपरेशन संकल्प, सेती पावर प्रोजेक्ट एंड यूएनडीआरआर के बारे में भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और टारगेट जो है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि जो कट ऑफ है उससे ऊपर स्कोर करने की। हर सही क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आपको मिलेगा और इनकरेक्ट के लिए 0। एंड यस, नेगेटिव मार्किंग -2 की वहीं होगी जहां पर आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे और करेक्ट इनकरेक्ट को मिक्स करते हुए आंसर देंगे। मीन्स कि आपसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो है वो पूछ रही है कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है और आप गलती से, क्योंकि आप जल्दी में आंसर को सोल्व कर रहे हैं, आप करेक्ट बता देते हैं, तो उस तरीके की सिचुएशन के अंदर -2 आपको यहाँ पर पेनल्टी लगने वाली है। तो अपने टारगेट को कमेंट सेक्शन में जल्दी से सेट करें कि 10 में से आप कितना स्कोर करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। जो पहला क्वेश्चन है वो एनुअल यूएन ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट के बारे में पूछा गया। ये किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है? यूएनएचसीआर के द्वारा पब्लिश करी जाती है, यूएनजीए के द्वारा, यूएनएससी के द्वारा, या फिर कोई और ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। नाउ यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास 10 सेकेंड्स है। 10 सेकेंड्स में आंसर करिए। नियरली 5 मिलियन लोग इंडिया के अंदर इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज की वजह से ही 5 मिलियन, अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 50 लाख लोग जो है वो इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं। सिर्फ अगर हम 2021 की बात करते हैं तो यूएन ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट के द्वारा ये चीज़ बताई गई है। ये जो रिपोर्ट है एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट, और ये लेकर आई जाती है यूएन रिफ्यूजी एजेंसी यूएनएचसीआर के द्वारा। ठीक है, तो यूएन की जो रिफ्यूजी एजेंसी है यूएनएचसीआर, उसके द्वारा इसे लेकर आया जाता है। और इसने ये भी बताया कि 5 मिलियन तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ग्लोबली अगर बात करें तो 100 मिलियन लोग जो हैं ये फ्ली हुए हैं, मतलब वायलेंस की वजह से, ह्यूमन राइट इश्यूज की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस हुए हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये कुछ डेटा आपको यहाँ पर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि ओरांग नेशनल पार्क को लेकर पूछ रहा है। बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो कोशिश करें आप टॉपिक को इस तरीके से अंडरलाइन करके जो चीज़ पूछी गई उसे सर्कल में डालिएगा। सो इज इट अ नेशनल पार्क इन इंडिया जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्दर्न बैंक पे लोकेट करता है? हो सकता है नॉर्दर्न बैंक पे हो सकता है सदर्न बैंक के ऊपर भी हो। इट वॉज एस्टैब्लिश एज अ सेंचुरी इन 1985। क्या इसे सेंचुरी का स्टेटस मिला है और क्या ये 1985 में मिला है? हो सकता है। क्या इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है और क्या वो 2016 में किया गया है? 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। यहाँ पर 30 से ज़्यादा एंटी पोचिंग कैंप्स जो है वो इनडेट हुए हैं इन ओरांग नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। इसी वजह से ओरांग नेशनल पार्क न्यूज़ में था। इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है, कहाँ पर लोकेट करता है। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना होगा तो इस तरीके से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है। तो यस, ये ब्रह्मपुत्र के नॉर्दर्न बैंक के ऊपर लोकेट करता है। सो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यस, ये सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस भी इसे दिया जा चुका है और टाइगर रिजर्व भी इसे यहाँ पर डिक्लेयर किया जा चुका है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए ये आसाम के अंदर लोकेट करता है एंड यहाँ पर जो स्टेटस है वो टाइगर रिजर्व का भी इसे मिल चुका है। ब्रह्मपुत्र रिवर आप देख रहे हैं उसके नॉर्थ में आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, साउथ में नहीं है, नॉर्थ में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3 स्टेटमेंट को देकर पूछ रहा है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। रोहिंग्यास के बारे में है। रोहिंग्यास एक एथनिक ग्रुप है लार्जली जिसमें आपको मुस्लिम्स दिखाई देंगे। हो सकता है ये म्यांमार के रैखाइन रीजन से आते हैं, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, और ये बंगाली डायलेक्ट को बोलते हैं, ये भी हो सकता है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। अकॉर्डिंग टू 1982 बर्मीज सिटीजनशिप लॉ, रोहिंग्या जो कि एथनिक माइनॉरिटी है म्यांमार के अंदर, दे आर एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप ओनली अगर वो प्रूफ प्रोवाइड करते हैं अपने एंसेस्टर्स का कि वो 1823 या इससे पहले उस कंट्री के अंदर रह रहे थे। देखिए यहाँ पर रोहिंग्यास जो है उनकी न्यूज़ काफ़ी आती है, उनको उनके एक्सप्लोटेशन को लेकर भी काफ़ी बात करी जाती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने, क्वेश्चन यहाँ पर प्रीलिम्स मेंस दोनों जगह पर आ सकता है। नाउ अगर हम बात करें रोहिंग्यास की, सो दे आर द एथनिक ग्रुप, यस, कंप्राइजिंग
मुस्लिम माइनॉरिटी ऑफ द म्यांमार रीजन। रेखाइन रीजन से आते हैं, म्यांमार के अंदर रेखाइन रीजन है, वहां से आते हैं। अभी मैप के ऊपर दिखाऊंगा कहाँ पर लोकेट करता है। और यस, बंगाली डायलेक्ट को वो बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब कंडीशनैलिटी को अच्छे से समझिएगा। जो बर्मी सिटीजनशिप लॉ है, अब हम बर्मा को तो नहीं कह सकते कि आपको किस तरीके का सिटीजनशिप लॉ बनाना चाहिए, बट हाँ, उन्होंने जो लॉ बनाया है अपना, उसके हिसाब से कहा गया है कि जो व्यक्ति है यहाँ पर, जो रोहिंग्या है, जो एथनिक माइनॉरिटी है, उसको सिटीजनशिप, यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, 1982 का जो लॉ है, बर्मीज लॉ, म्यांमार का जो लॉ है, उसमें कहा है कि सिटीजनशिप तभी दी जाएगी किसी भी रोहिंग्या को अगर वो प्रूफ प्रोवाइड करते हैं कि उनके एंसेस्टर्स, ठीक है, उनके एंसेस्टर्स इस कंट्री में रहते थे 1823 से पहले। ठीक है, अगर ऐसा नहीं किया जाता, इन दैट केस उन्हें रेजिडेंट फॉरेनर कहा जाएगा। ठीक है, या फिर उनको एसोसिएट सिटीजनशिप जो है वो दी जाएगी अगर उनके एक पेरेंट्स जो है वो भी म्यांमार के अंदर रहते हैं, उस सिचुएशन के अंदर भी ये दिया जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है क्योंकि 1982 का बर्मी सिटीजनशिप लॉ ने कंडीशन तो बना दी, लेकिन ये प्रूफ लाना कि उनके एंसेस्टर या किसी के भी एंसेस्टर 1823 से पहले इस कंट्री में रहा करते थे, आप खुद सोचिए इसको कितना डिफिकल्टी होगी उस व्यक्ति के लिए इस तरीके का डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना या इस तरीके की कोई चीज़ प्रोड्यूस करना जिससे कि वहाँ की सरकार को सेटिस्फाई किया जा सके, क्योंकि काफ़ी पुराना साल जो है वो बताया हुआ है। अब कैसे आप प्रूव करोगे कि 1823 से पहले आपके जो एंसेस्टर, आपके जो पूर्वज थे, वो म्यांमार के अंदर रहा करते थे? डिफिकल्ट है, राइट नाउ। यहाँ पे देखिएगा एक बार, सो ये आपका रेखाइन रीजन है, ये म्यांमार है आपका। और क्योंकि जो रेखाइन रीजन में रहने वाले लोग हैं, उनको यहाँ पर कई बार उनका एक्सोडस भी होता है। और अगर आप देखेंगे जो बाउंड्री है किससे टच हो रही है, बांग्लादेश के कॉक्स बाजार रीजन से। इसी वजह से काफ़ी सारे जो रैखाइन मुस्लिम्स हैं वो बांग्लादेश में भी आ जाते हैं और बांग्लादेश के रास्ते कई बार भारत में भी आ जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इंडिया और बांग्लादेश जो है, इनके भी आपस में कई बार रिश्ते खराब हुए हैं रैखाइन रीजन में जो मुस्लिम एक्सोडस होता है उसको लेकर। ठीक है, खैर यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज और आर रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ को लेकर इनमें से कौन कौन सी स्कीम्स आपकी शामिल है? क्या मनोदर्पण इनिशिएटिव मेंटल हेल्थ को लेकर है? किरण हेल्पलाइन जो है, क्या वो मेंटल हेल्थ को लेकर है? साथी इनिशिएटिव क्या मेंटल हेल्थ को लेकर है? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। देखिए, यहां पर तो नाम में ही है मनोदर्पण, मन का दर्पण। इट मीन्स वी आर समहाउ टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। तो साइकोलॉजिकल और साइकोसोशल सपोर्ट स्टूडेंट्स को दिया जाए उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, तो उसके लिए है मनोदर्पण इनिशिएटिव। ठीक है, सुसाइड प्रिवेंशन के लिए हेल्पलाइन शुरू करी गई जिसको नाम दिया गया किरण हेल्पलाइन। ठीक है, अवेयरनेस मेंटल हेल्थ को और इमोशनल वेलबींग को बढ़ाने के लिए साथी इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए, यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप देखें पिछले 3 क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूसली आंसर क्या आया है? डी। और जब आप अपने ओएमआर शीट पे भी फिल करना शुरू करेंगे, 3 जब आप डी के बबल्स देखेंगे कि डी पे बबल किया, डी पे बबल किया, डी पे बबल किया, और हो सकता है चौथा भी अगर आप डी पे बबल करेंगे तो एक डाउट अपने ऊपर आ सकता है। बट अगर आपको पता है कि आपका आंसर ठीक है तो इट रियली डजंट मैटर। हो सकता है 5 कंसेक्यूटिव आंसर का आंसर जो यहाँ पर है वो डी आ जाए, 5 कंसेक्यूटिव आंसर ए आ जाए। इसको लेकर कभी भी डाउट में मत आइएगा। ठीक है, इट इज पॉसिबल, ऑल आई एम सेइंग। नाउ चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए, जो कि कलिका माता टेम्पल को लेकर क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। जो टेम्पल है ये शक्तिपीठ की एक साइट मानी जाती है। द टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज पार्ट ऑफ चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। ये किसका एक किस कॉम्प्लेक्स में, और टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो किसका पार्ट है? चंपानेर पावागढ़ जो आर्कियोलॉजिकल पार्क है उसका एक पार्ट है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर, टेंटेटिव लिस्ट के अंदर बेसिकली इसे रखा गया है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। क्या लगता है? ये अभी टेम्पल काफ़ी न्यूज़ में था इस वजह से क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया है जो कलिका माता टेम्पल है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बेसिकली, और यहाँ पर इसे रीवैम्प किया गया है। और इसका जो शिखर था वो भी टूट गया था, उसको भी यहाँ पर दोबारा से बनाया गया है। ये पावागढ़ हिल जो पंचमहल डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के अंदर, वहाँ पर लोकेट करता है। एंड ऐसा माना जाता है कि 15वीं सेंचुरी के अंदर सुल्तान महमूद बेगडा जो थे, जो कॉन्करर थे चंपानेर के, तो ये जो कॉन्करर थे, इन्होंने यहाँ पर अपनी कैपिटल को सेटअप किया था।
और डिस्ट्रॉय कर दिया था इस टेम्पल के शिखर को जिसे दोबारा से बनाया गया। ना यहाँ पर द टेम्पल इज द साइट ऑफ ग्रेट होली शक्तिपीठ, बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्या चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क का ये पार्ट है, वो भी करेक्ट हो जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की टेंटेटिव कैटेगरी के अंदर है, ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि टेंटेटिव शब्द है, ये टेंटेटिव नहीं है। यहाँ पर ये जो है ये 38 नंबर पे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर ऐड किया गया था। ठीक है, तो तीसरी स्टेटमेंट टेंटेटिव लिस्ट में नहीं है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, आपका नेट 50 कूपन कोड इज अवेलेबल। आप इस नेट 50 कूपन कोड को यूज कर सकते हो कहाँ पर? जो 2023 के लिए स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और 2024 के लिए आप जो कोर्सेज हैं exam.netmoc.com के ऊपर अवेलेबल हैं, जैसे आप नीचे देख ही सकते हैं। इन कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि डे वाइज आपकी तैयारी होती है, तो डे 1, डे 2, डे 3 इस तरीके से 500 डेज जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, जिसको अगर आप स्पीडली कंप्लीट करने की कोशिश करें तो 300 डेज के अंदर, एक साल के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं। आप क्या करिएगा, आप डे 1 में जाइएगा, जो वीडियो यहाँ पर दिया है उसको वॉच करिएगा, जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए दिया है उसे वॉच करिएगा, जो आपके असाइनमेंट बेसिकली दिए उसे आप डे वाइज कंप्लीट करते चलेगा। फिर डे 2 में जाइएगा, नेक्स्ट डे 3 में जाइएगा, डे 4 में जाइएगा, रिवाइज करिएगा। इसमें बीच बीच में आपके मॉक टेस्ट भी होंगे। तो इस तरीके से डेली आपका एक शेड्यूल जो है, शेड्यूल्ड वे में आपकी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। Now, let's move to next question, which is question number 6. Which of the following property is or are included as per Prevention of Damage to Public Property Act? तो आपने देखा, हम अग्निपथ स्कीम की बात करें या अदरवाइज भी बहुत बार हमने देखा है कि लोग जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं। उनको लगता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो पूछा कि इसके अंदर आखिर कौन कौन सी प्रॉपर्टी शामिल होती है? क्या सेंटर स्टेट प्रॉपर्टीज, कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी को छोड़कर वो इसमें शामिल होती है? लोकल अथॉरिटी की कोई प्रॉपर्टी है वो इसमें शामिल होती है? कंपनीज एक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो इसमें शामिल होती है? 10 सेकेंड्स सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। बताइए। अग्निपथ स्कीम में प्रोटेस्ट हमने देखा और वहां पर बहुत सारी बसेस को, ट्रेन्स को टारगेट किया गया, बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया और पूरा जो मॉब था वो वायलेंट हो चुका था। और रैम्पेज हमें बहुत सारे स्टेट्स के अंदर देखने को मिला। लार्जली यूजुअली अगर आप देखेंगे, हमें ऐसे स्टेट्स के अंदर रैम्पेज देखने को मिलता है जहां पर सरकार वो होती है जो कि सेंटर में नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखने को भी मिला है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार के सपोर्ट के बिना ऐसा नहीं हो सकता है, और ये पूरा पॉलिटिक्स इसके पीछे आपको देखने को मिलेगा। नाउ, सेंटर स्टेट प्रॉपर्टी इसमें आती है, बिल्कुल ठीक है। इवन कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी भी इसके अंदर आती है, तो यहाँ पर कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड नहीं किया गया। लोकल अथॉरिटी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी अंडर कंपनीज है, ये सभी भी इसमें शामिल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ, एक क्वेश्चन जो इंटरव्यू का मैं आपसे पूछना चाहूंगा आज, कि जब हमें पता है कि इस तरीके के इंसिडेंसेस हो रहे हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो लोग स्टूडेंट चाहें तो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये बात तो पक्की है कि वायलेंस किया जा रहा है। ठीक है, जो हमारी डेफिनेटली वैल्यूज के अगेंस्ट में है। ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी को, टैक्स पेयर्स की मनी की से जो प्रॉपर्टी को परचेज किया गया उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? क्या इनको छोड़ देना चाहिए, या फिर जो वीडियोग्राफी करी जाती है जिसमें पता होता है कि ये लोग कौन है? तो यहां पे मैं चाहता हूं कि आप एक क्रिएटिव आंसर दीजिए। इंटरव्यू के अंदर जेल में डाल देना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ये मत बोलिएगा। ये चीजें जो है इंटरव्यू में आपको कुछ अलग नहीं दिखाएंगी। आपका आंसर एक यूनिक आंसर होना चाहिए कि जो भी लोग इस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं उनके अगेंस्ट में क्या करना चाहिए। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ये आंसर करिएगा। जो बेस्ट आंसर होगा उसको मैं चूज करूंगा एंड नेक्स्ट टाइम आपको शो करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर? इनमें से कौन सा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई आईटी रिसोर्सेज, क्या ये भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होंगे भारत के? मे बी। व्हाट अबाउट एचडीएफसी आईटी रिसोर्सेज? 10 सेकेंड्स सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। देखिए, व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर रीसेंट न्यूज़ जो है उसमें बताया गया, चाहे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो, आईसीआईसीआई के आईटी रिसोर्सेज हो, एचडीएफसी का आईटी रिसोर्सेज हो, ये तीनों को ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर शामिल किया गया है। वैसे मैं आपको बताऊं, जो आपकी एनर्जी ग्रिड्स होती हैं, रेलवेज हो गया, स्पेस सेक्टर हो गया, ये सभी आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर आते हैं, जिसके बिना लाइफ कहीं ना कहीं स्टैंड स्टिल हो सकती है। आप इमेजिन करें, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई जैसे बड़े बड़े बैंक्स हैं, इनका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भगवान न करे अगर किसी भी वजह से हैम्पर होता है तो बहुत सारे लोग जो है अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। और आप जानते हैं आजकल लोग कैश में ट्रांजैक्शन कम करते हैं, डिपेंडेंस पूरी तरीके से बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो चुकी है। नेक्स्ट, ऑपरेशन संकल्प किससे रिलेट करता है? सो इज इट रिलेटेड टू इंडियाज नेवी,
उसको स्ट्रेंथन करने को लेकर है, भारत के मैरीटाइम इंटरेस्ट को सेव करने को लेकर है, पीओके के अंदर ऑपरेशन चलाने को लेकर है, या फिर नन ऑफ द अबव। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। आपको यहां पर बेस्ट आंसर चूज करना है, ठीक है। डू नॉट चूज अ गुड आंसर, चूज द बेस्ट आंसर। नाउ देखिए, इंडिया की जो नेवी है, स्टेल्थ फ्रिगेट इसके पास है एक आईएनएस तलवार, और इसे जो ये आईएनएस तलवार है, इसे करंटली डिप्लॉय किया गया है पर्शियन गल्फ के अंदर, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर। और ये चीज़ ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत ही करी गई है, ताकि भारत के जितने भी मैरीटाइम इंटरेस्ट है, क्योंकि आप जानते हैं इंडियन ओशन के अंदर चाइना अपने टेंटिकल्स को फैलाने की कोशिश कर रहा है, जगह जगह अपने नेवी के बेस बना रहा है, तो हमारा मैरीटाइम इंटरेस्ट हर्ट ना हो, इसी वजह से हमने ऑपरेशन संकल्प भी शुरू किया है। और इवन कोड कंट्रीज के साथ भी हम पार्टनरशिप कर रहे हैं अपने मैरीटाइम इंटरेस्ट को बचाने को लेकर, और उनके मैरीटाइम इंटरेस्ट को बचाने को लेकर चाइना से, क्योंकि चाइना कोशिश कर रहा है सिर्फ साउथ चाइना सी से ही नहीं, बल्कि इंडियन ओशन से भी वो कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का मिसयूज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इन विच कंट्री सेती पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ट बाय इंडिया। ये एक ऐसी कंट्री है जहां पर सेती पावर प्रोजेक्ट जो है वो भारत सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। ये हाईली एम्बिशियस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तौर पे देखा जा रहा है, और ये लोकेट करता है कहां पर, नेपाल के अंदर, ठीक है। वेस्ट सेती जो है, नियरली 4 इयर्स चाइना ने इस पे काम किया, फिर चाइना ने इसमें से विड्रॉ किया, अब इंडिया इसे टेक ओवर कर रहा है ताकि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। और हो सकता है जो नेपाल इंडिया के रिलेशनशिप उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, उसे भी कहीं ना कहीं इसके थ्रू ठीक कर लिया जाए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। और यहां पर देखेंगे दिस इज द सेती रिवर, वेस्ट सेती डैम, एंड पास में आपकी करनाली रिवर भी है, वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आपको याद हो, यहां पर एक रीजन था जिसमें इंडिया और नेपाल की स्कॉमिशेस शुरू हो गई थी, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। वो एक जो रीजन था उसको लेकर कहा गया था, नेपाल कहता था कि ये रीजन नेपाल को बिलोंग करता है, और नेपाल ने अपने नक्शे में उस रीजन को अपनी तरफ दिखाया, लेकिन इंडिया हमेशा से उस रीजन को अपनी तरफ दिखाता है। क्या मुझे उस रीजन, जो कॉन्फ्लिक्टेड रीजन था, उसका नाम आप बता सकते हैं? प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन ईजी है, काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है। यूएनडीआरआर का हेडक्वार्टर पूछा है, कहां पर है? इज इट इन वॉशिंगटन डीसी, इज इट इन जेनेवा, पेरिस, या फिर नन ऑफ द अबव? 10 सेकेंड्स। रिसेंटली देखें अगर, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है, इसने बेसिकली स्टडी करी और ये पाया कि कोविड-19 के दौरान और कोविड-19 की वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट और इकोलॉजी है उसमें कैसे डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। और इसमें ये भी बताया कि सुंदरबन के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा। वैसे तो हमने शुरू में तो ये देखा था कि कोविड-19 की वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, यातायात पूरी तरीके से रुक गया था, और इसी वजह से पोल्यूशन में काफ़ी कमी देखने को मिली थी। तो वो तो एक पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिली फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अभी एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें बताया कोविड-19 के नेगेटिव इंपैक्ट जो है सुंदरबन के ऊपर क्या हुआ है, और ये रिपोर्ट लेकर आई गई है यूएनडीआर के द्वारा। हेडक्वार्टर कहां पर लोकेट करता है? इट इज इन जेनेवा, जेनेवा के अंदर हेडक्वार्टर है, ये भी ध्यान रखिएगा। नाउ रिवीजन करेंगे ताकि 30% मोर मटेरियल रिटेन कर पाए। कोई भी चीज़ पढ़े उसका इमीडिएटली रिवीजन कर लेंगे अगर आप 2 मिनट लगाकर, 5 मिनट लगाकर, वो मटेरियल आपको लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। रिवीजन करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे ही टॉपिक आपके सामने आता है, आप उसको लेकर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं, मेरे पूछे बिना वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसका भी आंसर अगर आपको पता है तो वो भी बताइएगा। नाउ यूएन ग्लोबल ट्रेंड, ये किसके द्वारा एनुअल तौर पे पब्लिश करी जाती है? यूएनएचसीआर के द्वारा। यहाँ पर क्या बताया गया है? इंडिया के बारे में 5 मिलियन लोग जो हैं यहाँ पर डिस्प्लेस हुए हैं, या फिर कहा जाए कि 5 मिलियन पीपल जो है इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं, और पूरी दुनिया की बात करी जाए तो नंबर 100 मिलियन है। हालांकि रीजन अलग अलग है, पूरी दुनिया के अंदर वायलेंस रीजन है जो कि फॉर्चुनेटली हमारे देश के अंदर नहीं है। ओरांग नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेट करता है? जल्दी से स्टेट का नाम बताएं। ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्दर्न साइड पे है, सेंचुरी भी कहा गया है इसे, टाइगर रिजर्व का दर्जा भी दिया गया है, और ये आसाम के अंदर लोकेट करता है। नेक्स्ट हमने डिस्कशन किया था रोहिंग्यास को लेकर, और यहाँ पर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ये भी हमने देखा। उनकी हालत जो है वहाँ पर ह्यूमन राइट जो वायलेंस है उसके कुछ केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। रखाइन रीजन कहाँ पर है? म्यांमार के अंदर, वो भी हमने देखा था। मैंने आपको ये भी बताया इंडिया बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो जो रखाइन और यहाँ के रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनको लेकर ज़्यादा अच्छे नहीं, क्योंकि बांग्लादेश कोशिश करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रोहिंग्या मुस्लिम की हमारे ऊपर डाली जाए, और हम कोशिश करते हैं कि इनका मैनेजमेंट बांग्लादेश के द्वारा किया जाए। तभी थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में आपको देखने को मिलते हैं। मेंटल हेल्थ को लेकर 3 स्कीम्स हमने देखी थी, बताएं यहाँ पे। सुसाइड प्रिवेंशन के लिए हेल्पलाइन कौन सी शुरू करी गई है? इट इज़ द किरण हेल्पलाइन। साथ ही के अंदर हमने मेंटल हेल्थ को, अवेयरनेस, इमोशनल वेलबींग को लेकर बात करी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर बात करी गई कालिका माता टेम्पल को लेकर, कहाँ पर लोकेट करते हैं? स्टेट का नाम बताइए। यहाँ पर यह माना गया था
करके इसको डिस्ट्रॉय किया गया था, दोबारा से अभी इसे रीवैम्प किया गया और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनोग्रेट किया गया है। गुजरात के पावागढ़ के अंदर लोकेट करता है, ध्यान रखिएगा। 50% कूपन को यूज़ कर लीजिएगा और ये आप यूज़ कर सकते हैं अपनी 2023 की सीरीज़ के ऊपर, 2024 की सीरीज़ के ऊपर। नेक्स्ट हमने डैमेज एंड पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में देखा था। तो यहाँ पर जब लोग डिस्ट्रॉय करते हैं प्रॉपर्टी को, चाहे वो बस हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो, उनको ये समझ में नहीं आता कि ये जो प्रॉपर्टी है ये कोई सरकार की नहीं है, ये लोगों की प्रॉपर्टी है। तो इन अ वे जब वो लोगों की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो अपनी ही प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और ऐसे लोगों के अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है तो उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट हमने देखा कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, एनपीसीआई, आईसीआईसीआई आईटी, एचडीएफसी आईटी रिसोर्सेज, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। नेक्स्ट ऑपरेशन संकल्प किससे रिलेट करता है बताइए, भारत के मैरीटाइम इंटरेस्ट को बचाने को लेकर। नेक्स्ट हमने देखा था यहाँ पर सेती पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है। सेती पावर प्रोजेक्ट जो है भारत बना रहा है क्योंकि चाइना ने विड्रॉ कर दिया है नेपाल के अंदर। और कौन सी हमारी साइट कॉन्फ्लिक्टिंग साइट है, ये प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे है, जरूर बताइएगा, जिसे नेपाल अपने नक्शे में दिखाता है और हम अपने नक्शे में दिखाते हैं। यूएनडीआर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा के अंदर। ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तो जल्दी से बताएं, प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे, इंडिया नेपाल के बीच में कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन कौन सा है जो हम अपने नक्शे में दिखाते हैं, वो अपने नक्शे में दिखाते हैं। ऑफकोर्स बिलोंग तो वो इंडिया को ही करता है। और यहाँ पर मेंस का या फिर कहा जाए इंटरव्यू का क्वेश्चन ये है कि जो यहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं उनके अगेंस्ट में सरकार को किस तरीके का एक्शन लेना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज़ अपने मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, कितना कितना आप लोगों ने स्कोर किया है, 10 में से आपका स्कोर कितना है। अगर 6 या 6 से ऊपर है, ऑफकोर्स यू आर इन द सेफ जोन, और 6 से कम है तो देखना पड़ेगा कि वो आपने 7-8 मार्क्स जो लूज करे वो कहाँ पर करे, ठीक है। लेकिन हाँ, इसे सेम डे रिवाइज करके इसमें से नोट्स जरूर बना लीजिएगा। जब भी सेकंड टाइम आप इस वीडियो को देखेंगे उसमें से नोट्स आपके बन जाने चाहिए, राइट, ताकि एग्जाम से पहले किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।